प्रश्न नंबर 91 में आपके सामने आ चुका है। मोहनजोदड़ो में मिला कुबड़दार बेल अंकित किया गया है। ताम्र पत्र पर, चांदी पत्र पर, कांस्य पत्र पर या सील पर। साथियों, मोहनजोदड़ो में मिला कुबड़दार बेल जो है वह ताम्र पत्र पर अंकित किया गया है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर 92 में देखिए, बोगज कोई कहाँ स्थित है और इसका क्या महत्व है। चार विकल्प आपके सामने हैं, आप इनको ध्यानपूर्वक पढ़िए और कमेंट बॉक्स में बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। बोगज कोई कहाँ पर स्थित है और इसका क्या महत्व है। साथियों, बोगज कोई है, यह एशिया माइनर में है और यहाँ ऐसे शिलालेख प्राप्त हुए हैं जिसमें आर्यों के देवी देवताओं के नाम अंकित है। तो पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा 92 नंबर का। प्रश्न नंबर 93 में देखिए, बौद्ध धर्म अंगुत्तर निकाय में कितने महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। 16, 18, 12 या 19। तो साथियों, बौद्ध धर्म में अंगुत्तर निकाय में जो है 16 महाजनपदों का उल्लेख है। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 94 में है, शारदा एक्ट किससे संबंधित है। बाल विवाह, अशिक्षा, बेरोजगारी या जनसंख्या नियंत्रण। साथियों, शारदा एक्ट जो है वह बाल विवाह से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 95 में देखिए, वर्तमान में गरीबी की रेखा का निर्धारण किया जाता है। प्रति व्यक्ति कैलोरी, प्रति व्यक्ति आय, लकड़ा वाला फॉर्मूला या उपयुक्त सभी। तो प्यारे साथियों, प्रश्न नंबर 95 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा यहाँ पर राइट आंसर। प्रश्न नंबर 96 में देखिए, किस इतिहासकार ने सेंड्रोकोटस का समीकरण चंद्रगुप्त से स्थापित किया है। सर विलियम जोन्स, फ्लूटार्क, विल्किंसन या जॉस्टर्न। साथियों, प्रश्न नंबर 96 का राइट आंसर क्या रहेगा। किस इतिहासकार ने सेंड्रोकोटस का समीकरण चंद्रगुप्त से स्थापित किया है। राइट आंसर रहेगा सर विलियम जोन्स। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 97 में देखिए, राज्य एक पहिए पर नहीं चल सकता, यह कथन किसका है। चाणक्य का, हेरोडोट्स का, पाणिनि का या मनु का। राज्य एक पहिए पर नहीं चल सकता है साथियों, यह कथन किसका है ये बताना है। राइट आंसर रहेगा ये कथन दोस्तों चाणक्य का है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर 98 में देखिए, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर का नाम बताना है। पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, ऋषभदेव या महावीर स्वामी। साथियों, प्रश्न नंबर जो 98 है इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 पार्श्वनाथ। पहला ऑप्शन है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 99 की ओर बढ़ते हैं। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2019 से किसे नवाजा गया है। जितेंद्र, धर्मेंद्र, मनोज कुमार या अमिताभ बच्चन। साथियों, प्रश्न नंबर 99 इंपॉर्टेंट है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2019 में किसे नवाजा गया है। अमिताभ बच्चन को। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर 100 देखिए, निम्न में से कौन हूण शासक सर्वप्रथम भारत के मध्यवर्ती भागों में प्रविष्ट हुआ। मिहिर भोज, मिहिर कुल, तोरमान या इनमें से कोई नहीं। कौन सा हूण शासक सर्वप्रथम भारत के मध्यवर्ती भागों में प्रविष्ट हुआ था। राइट आंसर रहेगा दोस्तों तोरमान। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। प्रश्न नंबर 101 देखिए, रामानंद गुरु थे शंकर के, रामानुज के, कबीर के या राजशेखर के। रामानंद किसके गुरु थे साथियों। तो राइट आंसर रहेगा आपका कबीर के गुरु थे। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही रहेगा। आपका जितना ज़्यादा अच्छा रेस्पॉन्स आएगा तो हम इस टेस्ट सीरीज को चालू रखेंगे। प्रश्न नंबर 102 है, असहायों का बादशाह सुल्तान उत तारकिन किस सूफी संत को कहा जाता है। बाबा फरीद, हमीमुद्दीन नागौरी, निजामुद्दीन औलिया या शेख नसरुद्दीन। राइट आंसर नरुद्दीन। राइट आंसर क्या रहेगा साथियों 102 का। ऑप्शन नंबर 2 हमीदुद्दीन नागौरी को असहायों का बादशाह कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न नंबर 103 है, किस शासक के दरबार में सर्वाधिक हिंदू पदाधिकारी थे। अकबर, शाहजहां, जहांगीर या औरंगजेब। किस शासक के दरबार में सर्वाधिक हिंदू पदाधिकारी थे साथियों। राइट आंसर रहेगा
औरंगजेब। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 104 देखिए, पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों का मुकाबला किसके बीच हुआ? तुर्कों से, अफगानों से, मुगलों से या अंग्रेजों से? पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था, मराठों का मुकाबला किससे हुआ था दोस्तों इस युद्ध में? तो राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? ऑप्शन नंबर 2 अफगानों से हुआ था। दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न नंबर 105 देखिए, अंग्रेजों ने भारत का आधुनिक नक्शतर किसे कहा था? अंग्रेजों ने भारत का आधुनिक नक्शतर किसे कहा था? 4 विकल्प आपके सामने हैं। राइट आंसर रहेगा राजा राम मोहन राय। किसे कहा था भारत का आधुनिक नक्शतर? राजा राम मोहन राय। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 106 देखिए, दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ किस भाषा में लिखा था? गुजराती, संस्कृत, हिंदी या मराठी? दयानंद सरस्वती ने जो सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ लिखा था वह किस भाषा में लिखा था साथियों? हिंदी भाषा में लिखा था। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर आपका 107 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो बताइए जल्दी से राइट आंसर क्या रहेगा? कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है साथियों? 107 नंबर जो आप देख रहे हैं इसका राइट आंसर रहेगा दयानंद सरस्वती ने सती प्रथा का उन्मूलन नहीं किया था, ये गलत है। तो तीसरा जोड़ा यहाँ पर सुमेलित नहीं है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 108 की ओर बढ़ते हैं। यंग बंगाल आंदोलन के प्रेरणा स्रोत नेता थे? यंग बंगाल आंदोलन जो हुआ था उसके प्रेरणा स्रोत नेता कौन थे? रास बिहारी घोष, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, एलिफिंस्टन या हेनरी डिरोजिया? 108 का राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? यंग बंगाल आंदोलन के प्रेरणा स्रोत नेता थे हेनरी डिरोजिया। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर 109 देखिए, किसने कहा था उठो जागो और जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए मत रुको? बाल गंगाधर तिलक, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद या सुभाष चंद्र बोस? तो दोस्तों ये सभी का सही होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद का ये कथन है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर 110 देखिए, भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग की स्थापना किसने की? भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग की स्थापना करने वाले कौन थे साथियों? यहाँ पर ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, श्रीमती एनी बिसेंट या CR दास? 110 का राइट आंसर रहेगा बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 111 देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन आयोजित हुआ था? कहाँ और कब आयोजित हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन? ये बताना है 111 में। राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है वह 1885 में मुंबई में हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 112 है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय युद्ध कहा है? 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय युद्ध किसने कहा था साथियों? प्रश्न नंबर 112 जो आप लोग देख रहे हैं इसका राइट आंसर रहेगा VD सावरकर ने ये बात कही थी दोस्तों। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 113 देखिए, भारत का राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम गाया गया? 14 सितंबर 1911, 24 सितंबर 1910, 30 सितंबर 1912 या 1 सितंबर 1913? तो भारत का राष्ट्रीय गान दोस्तों सर्वप्रथम 27 सितंबर 1911 को गाया गया। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 114 है, संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व या अहिंसा? साथियों 114 का राइट आंसर क्या रहेगा? संविधान की प्रस्तावना में अहिंसा का उल्लेख नहीं किया गया है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 115 देखिए, संविधान के निर्माण की दिशा में उल्लेखनीय योगदान देने वाले उद्देश्य प्रस्ताव का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? 4 विकल्प आपके सामने हैं। उद्देश्य प्रस्ताव का संबंध किस व्यक्ति विशेष से था? तो राइट आंसर रहेगा साथियों ऑप्शन नंबर 1 जवाहरलाल नेहरू। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 116 की ओर बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। भारत का मेग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
भारत का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है? भाग 4, भाग 2, भाग 4 के या भाग 3? प्रश्न नंबर 116 का राइट आंसर रहेगा साथियों भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। चौथा ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न नंबर 117 है, संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों की वर्तमान संख्या क्या है? 6, 5, 7 या कोई निश्चित नहीं है। संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों की वर्तमान संख्या कितनी है साथियों? 6 है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर 118 देखिए, मूल अधिकारों की सुरक्षा हेतु न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सा लेख या रिट जारी कर सकता है? मूल अधिकारों की सुरक्षा हेतु न्यायालय निम्न में से कौन सा लेख जारी कर सकता है साथियों? राइट आंसर क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। जी हाँ दोस्तों, बंदी प्रत्यक्षीकरण भी जारी कर सकता है, परमादेश या प्रतिषेध किसी भी प्रकार की रिट जारी कर सकता है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर 119 देखिए, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त है तो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन निम्नलिखित में से कौन करेगा? यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही अनुपस्थित है साथियों, दोनों का पद रिक्त है, तो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा ये बताना है आपको साथियों। प्रश्न नंबर 119 का राइट आंसर रहेगा भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेगा। ऐसी स्थिति में पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 120 देखिए, जीवन बीमा का अनुबंधन है। जीवन बीमा एक अनुबंधन है किसका? साथियों 120 का राइट आंसर बताना है, जीवन बीमा एक किसका अनुबंधन है? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, विनियोग व सुरक्षा का अनुबंधन है जीवन बीमा। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 121 देखिए, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, भारत का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राज्यसभा का सभापति? संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्न में से कौन करता है साथियों? ये करता है लोकसभा का अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 122 की ओर बढ़ते हैं, उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार में निम्नलिखित में से कौन वृद्धि कर सकता है? उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार में निम्नलिखित में से कौन वृद्धि कर सकता है? 4 विकल्प आपके सामने हैं। तो दोस्तों वृद्धि कौन कर सकता है? संसद। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 123 देखिए, किसी राज्य के राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करता है? किसी राज्य के राज्यपाल के अनुपस्थिति में उसके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करता है? 4 विकल्प आपके सामने है दोस्तों। 123 का राइट आंसर बताना है। राइट आंसर रहेगा चौथा ऑप्शन, पड़ोसी राज्य के राज्यपाल को अतिरिक्त कार्यभार सौंप दिया जाता है, वही उसका निर्वहन करता है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर 124 की ओर बढ़ते हैं, सरपंच, उप सरपंच या पंच अपना त्याग पत्र किसको देता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरपंच, उप सरपंच और पंच अपना त्याग पत्र किससे संबोधित करता है साथियों? राइट आंसर रहेगा विकास अधिकारी। ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं, जैव मंडल में भू जैव रसायन चक्रों में विभिन्न कड़ियों के बीच माध्यम का कार्य कौन करता है? 125 नंबर आपके सामने अवेलेबल है साथियों। जैव मंडल में भू जैव रसायन चक्रों में विभिन्न कड़ियों के बीच माध्यम का कार्य कौन करता है? जल करता है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर 126 की ओर बढ़ते हैं। लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। कुद्रेमुख लोहे खनिज केंद्र किस राज्य में है? कर्नाटक, बिहार, छत्तीसगढ़ या झारखंड? दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा 126 का? तो राइट आंसर रहेगा कर्नाटक। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 127 देखिए, राजस्थान का मैनचेस्टर कौन कहलाता है? भीलवाड़ा, अजमेर, जोधपुर या कोटा? तो राजस्थान का मैनचेस्टर या वस्त्र नगरी भीलवाड़ा है साथियों। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही बनेगा। प्रश्न नंबर 128, भारत में मूंगफली, कपास, तिलहन उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? भारत में मूंगफली, कपास, तिलहन उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है साथियों? राइट आंसर रहेगा गुजरात। ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर 129 देखिए, गीत गोविंद किस चित्र शैली का है?
मारवाड़, मेवाड़, कोटा या बीकानेर। तो साथियों गीत गोविंद जो है वह मेवाड़ शैली का है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर बनेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या घनत्व है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जनसंख्या घनत्व बताना है। राइट आंसर रहेगा कौन सा, जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर 2 201 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न नंबर 131 देखिए, राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट का कारखाना कहाँ स्थित है? खारिया, नागौर, ब्यावर, सवाई माधोपुर या उदयपुर। राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट का कारखाना कहाँ पर स्थित है साथियों? राइट आंसर आपको बताना है 131 का। राइट आंसर रहेगा खारिया, खंगार, नागौर, ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 132 देखिए, अकबर ने अपनी 1557 की नागौर यात्रा के समय जोधपुर दुर्ग किसको सुपुर्द किया था? अकबर ने 1557 के नागौर यात्रा के समय जोधपुर दुर्ग किसको सुपुर्द किया था? 4 विकल्प आपके सामने हैं, आप बताएं राइट आंसर क्या रहेगा। तो साथियों 132 का राइट आंसर रहेगा राज सिंह को किया था, जो कि बीकानेर के थे। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर 133 देखिए, सर्वाधिक आंधियाँ किस जिले में आती है? जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर या झुंझुनू। साथियों सर्वाधिक आंधियाँ किस जिले में आती है ये बताना है। तो राइट आंसर क्या रहेगा 133 का? गंगानगर, ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न नंबर 134 देखिए, निम्न में से जल दुर्ग नहीं है? गागरोन, भैंसरोडगढ़, शेरगढ़ या कुंभलगढ़। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जल दुर्ग की श्रेणी में कौन सा नहीं आता है? तो साथियों जल दुर्ग में नहीं आएगा कुंभलगढ़ का दुर्ग। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही रहेगा। वीडियो को जितने लोग भी देख रहे हैं लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि हम आगे भी आपके लिए ये टेस्ट सीरीज चालू रखें। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने कितने जिलों को मरुस्थलीय माना है? राष्ट्रीय कृषि आयोग ने कितने जिलों को मरुस्थलीय माना है? साथियों उन जिलों की संख्या है 11। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर रहेगा। आपके 60 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं ये भी आपको बताना है। 136 नंबर देखिए, आना सागर झील के तट पर किस शासक के द्वारा बारहदरी का निर्माण कराया गया? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। 136 का राइट आंसर क्या रहेगा? आना सागर झील के तट पर किस शासक ने के द्वारा बारहदरी का निर्माण करवाया था? ये करवाया था शाहजहां ने। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 137 देखिए, राजस्थान में 1444 खंभों वाला मंदिर कहाँ स्थित है? रणकपुर, बदनौर, झालरापाटन या कैथून। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान में 1444 खंभों वाला मंदिर जो है दोस्तों कहाँ पर है? रणकपुर में है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 138 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से भीलों का नृत्य नहीं है? वालर, घेर, गवरी या नेजा। 4 विकल्प आपके सामने है, बताइए निम्न में से भीलों का नृत्य नहीं है। तो दोस्तों वालर नृत्य जो है वह भीलों का नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 139 देखिए, किसने मूणत नैणसी को राजपूताना का अबुल फजल कहा था? मुंशी देवी प्रसाद, गौरी शंकर ओझा, कर्नल जेम्स टोड या अब्दुल कादिर। 4 विकल्प है दोस्तों। किसने मूणत नैणसी को राजपूताना का अबुल फजल कहा था? तो दोस्तों मूणत नैणसी को राजपूताना का अबुल फजल किसने कहा था? ऑप्शन नंबर आपका 1 राइट आंसर रहेगा मुंशी देवी प्रसाद ने। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 140 देखिए, पुष्कर मेला संपन्न होता है? पुष्कर मेला संपन्न होता है कार्तिक पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा, श्रावण पूर्णिमा या चैत्र पूर्णिमा को। 140 का राइट आंसर आपको बताना है। पुष्कर मेला जो है दोस्तों वह कार्तिक पूर्णिमा को संपन्न होता है। पहला ऑप्शन ही बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 141 देखिए, योजना विधि व समस्या समाधान विधि में क्या अंतर है? 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। योजना विधि व समस्या समाधान विधि में अंतर आपको ढूंढना है साथियों 4 विकल्पों में से। तो बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? योजना विधि व समस्या समाधान विधि में क्या अंतर है दोस्तों? दूसरा ऑप्शन सही आंसर रहेगा। योजना विधि मानसिक व शारीरिक दोनों पर, परंतु समस्या समाधान विधि केवल मानसिक सक्रियता पर जोर देती है या बल देती है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है।
प्रश्न नंबर 142 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विधि मूलतः प्राकृतिक विज्ञान विषयों के अध्ययन की विधि है, परंतु वर्तमान समय में इसका अध्ययन सामाजिक विज्ञान के विषयों में भी किया जाने लगा है? योजना विधि, अनुसंधान विधि, प्रयोगात्मक विधि या निरीक्षण विधि? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो प्रश्न नंबर 142 का राइट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर रहेगा आपके ऑप्शन नंबर 3, प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग किया जाने लगा है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर 144 की ओर बढ़ते हैं साथियों, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। प्रश्न नंबर 143 देखिए, किस योजना द्वारा पिछड़े हुए बालकों की शिक्षा का उपयुक्त ढंग से प्रबंध हो जाता है? सम्मेलन योजना, विभाजन योजना, द्विकाल योजना या सामाजिक चेतना? साथियों, पिछड़े हुए बालकों की शिक्षा का उपयुक्त ढंग से प्रबंधन आपके सम्मेलन योजना में होता है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर बनेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 144वां क्वेश्चन देखिए, वार्षिक विद्यालय पत्रिका के माध्यम से छात्र की बढ़ती है सृजनशीलता, कल्पनाशीलता, लेखन शैली या उपरोक्त सभी? प्रश्न नंबर 144 क्या कह रहा है? वार्षिक विद्यालय पत्रिका के माध्यम से छात्र की किसमें बढ़ोतरी होती है दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका कौन सा रहेगा? पहला ऑप्शन राइट आंसर रहेगा, सृजनशीलता में बढ़ोतरी होती है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 145 देखिए, आधार पत्र का अन्य नाम है ब्लूप्रिंट, नील पत्र, प्रश्न पत्र या 1 व 2 दोनों? तो जल्दी से बताइए, आधार पत्र का अन्य नाम क्या है साथियों? आधार पत्र का अन्य नाम 1 व 2 दोनों हैं, यानी ब्लूप्रिंट भी कहते हैं, नील पत्र भी कहते हैं। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 146 देखिए, शैक्षिक प्रक्रिया का प्रमुख अंग है अध्यापन, उद्देश्य एवं प्रयोजन, अध्ययन, अध्यापक, परिस्थितियां, मूल्यांकन या उपरोक्त सभी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। शैक्षिक प्रक्रिया का प्रमुख अंग कौन सा है साथियों? तो प्रश्न नंबर 146 का राइट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 147वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निबंधात्मक परीक्षाओं का गुण है नकल करने की कम संभावना, विस्तृत अध्ययन को प्रोत्साहन, लेखन शैली का अनुमान या उपरोक्त सभी? निबंधात्मक परीक्षाओं का गुण आपको बताना है साथियों। तो यहाँ पर नकल करने की कम संभावना रहती है, विस्तृत अध्ययन को प्रोत्साहन भी मिलता है और लेखन शैली का भी अनुमान होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 यानी उपरोक्त सभी राइट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 148 देखिए, अंतर्राष्ट्रीयता की भावना के पीछे कारण यह है कि विश्व बंधुत्व व मानव अधिकारों की होना, आर्थिक अंतर्निर्भरता का होना, वैज्ञानिक आविष्कारों का होना या उपरोक्त सभी? अंतर्राष्ट्रीयता की भावना के पीछे क्या कारण है साथियों? राइट आंसर रहेगा विश्व बंधुत्व व मानव अधिकारों का होना। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 149 या 149, प्रयोजना विधि में शामिल नहीं है? जल्दी से बताइए दोस्तों, प्रयोजना विधि में कौन सा शामिल नहीं है? 4 विकल्प आपके सामने हैं। तो दोस्तों, प्रयोजना विधि में आप सभी को पता होना चाहिए गृह कार्य नहीं दिया जाता है। चौथा ऑप्शन आपका सही बनेगा, तो ये प्रयोजना विधि का पार्ट नहीं है। प्रश्न नंबर 150 देखिए, सामाजिक अध्ययन में दूरदर्शन का महत्व क्या है? अत्यधिक विश्वसनीयता तथा प्रभावी साधन, सामान्य ज्ञान का विकास, समसामयिक विषय वस्तु का ज्ञान या उपरोक्त सभी? दोस्तों, 150 का राइट आंसर बताना है आपको। सामाजिक अध्ययन में दूरदर्शन का क्या महत्व है? राइट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर 4। तो दोस्तों, ये था आज का सामाजिक विज्ञान का आपके रीड के लिए पहला टेस्ट और 60 क्वेश्चनों की हमने चर्चा की। आपके 60 में से कितने क्वेश्चन हुए और क्वेश्चनों का स्तर कैसा था? क्या हमें इस टेस्ट सीरीज को चालू रखना चाहिए? आपके लिए उपयोगी है या नहीं? आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।